अस्सलाम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं डीटीएच न्यूज़। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को बआसानी 6 विकेटों से हरा दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि कल के मैच में इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर शुरू पावर प्ले में ही अटैक करके उनकी शुरू की 5 विकेटें गिरा दी गई थी। अब आने वाला मैच पाकिस्तान और इंडिया का है, तो उस हवाले से पाकिस्तान की टीम कितनी हद तक मजबूत है, ये भी हम उनसे जानेंगे और थोड़ी-सी हम इंडिया और बांग्लादेश के मैच की भी तबसरा करेंगे। तो हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं डॉक्टर काज़ी शाज़िबुद्दीन साहब। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे कल के मैच के हवाले से थोड़ा-सा अपना बताइएगा कि कल का मैच आपने देखा और उसमें आपका क्या ख़्याल है कि उसमें आपने बांग्लादेश की परफ़ॉर्मेंस के मिडल ऑर्डर्स को लेके अगर हम बात करें और इंडिया के हिसाब से उनकी बॉलिंग अटैक जिस तरह शामी ने कल 5 विकेट ली, उसके हवाले से अगर बात करें तो पिच कैसी आपको लगी? बैटिंग के हवाले से अच्छी थी या बॉलिंग के हिसाब से अच्छी थी या शाम में ज़्यादा सीम नहीं हो रहा था, शुरू में ज़्यादा सीम मिल रहा था बॉलर्स को? तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी। अच्छा इफ्तिखार भाई देखिए कल हमने बात की थी कि जैसे दुबई की विकेट है वो इसी तरह से वहाँ पे जो है ना बैट्समैन को मुश्किल आती है और जब ये मिडिल ओवर्स में गेम जाती है तो वहाँ पे स्पिन बॉलर्स को ब्रेक भी मिलता है। तो आपने देखा कि मोहम्मद शामी जैसा कि वो कमबैक कर रहे थे लेकिन शुरू में आके उनकी अच्छी जो ना लेंथ और सीम उनको मिल रहा था और उन्होंने जो है वो शुरू में विकेट्स भी ली। फिर मिडिल ओवर्स में जाके आपने देखा कि जडेजा ने, अक्षर पटेल ने, कुलदीप यादव ने उनकी बॉल ब्रेक भी हुई और उन्होंने रन्स कंटेन करने की भी कोशिश की। लेकिन यहाँ पे आप क्रेडिट देंगे बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर्स को कि जैसा कि उन्होंने 5 विकेटें गिनवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमबैक किया, थोड़ा-सा टाइम लिया और अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गया। आप 228 को अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन जब आप देखेंगे कि पावर प्ले के अंदर आपकी 5 विकेटें गिरी हुई हों और फिर भी आप 220-25 रन्स कर लें और वो भी इंडिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ, तो ये मेरा ख़्याल है कि उनकी हिम्मत को आप दाद दें। और दूसरा ये है कि देखें जो शुरू के उनके बैट्समैन थे बांग्लादेश के, उन्होंने विकेटें गिरने के बावजूद भी रन्स जो है ना करना नहीं छोड़े। यानी ये नहीं किया उन्होंने कि यार 1-2 विकेट्स गिर गई हैं, तो यहाँ पे हम बिल्कुल डॉट्स बॉल जो है ना खेलना शुरू कर दें और जो है ना रन्स बिल्कुल रुक जाएँ। उन्होंने फिर भी जो है ना स्कोरिंग शॉट्स खेली हैं, लेकिन जब उनकी 5 विकेट्स गिर गई थी, उनको पता था कि पीछे कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लिया, थोड़ा-सा सेट हुए और फिर उन्होंने अटैक भी किया और फिर रन्स भी लगे और फिर इंडिया की बैटिंग वो आपको पता है वर्ल्ड क्लास है, उनके ये 230 रन का टारगेट हो और दुबई जैसी विकेट हो, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी उन्होंने टाइम लिया है यानी मैच जो है वो 40वें ओवर तक गया है। लेकिन उनकी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है और एक एंड को बिल्कुल रोहित शर्मा ने अटैकिंग गेम किया है, दूसरे एंड पे शुभमन गिल ने जो है ना वो विकेट सँभाला है और फिर नीचे आने वाले बैट्समैन भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। यहाँ आपने एक चीज़ ये नोट करनी है कि जो अक्षर पटेल है, उनको वो टू डूम पे बैटिंग करवा रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है कि जो है वो विकेटें उनकी ज़्यादा गिर गई हैं। हालाँकि अगर अक्षर पटेल नीचे आएँ, हार्दिक पांड्या और जडेजा और उनके जो प्रॉपर बैट्समैन हैं, वो अगर ऊपर आएँ, तो आपको लगेगा कि यार ये जो है ना मैच बिल्कुल वन साइडेड था। जी, जी, बहुत ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा था मैच में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, कल के मैच में अगर आपने ये देखा हो कि जब मैच इंडिया का जब इन्होंने ओपनिंग स्टार्ट की थी, तो हमें लग रहा था कि मैच ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, मतलब 30-35 ओवर के दरमियान ये मैच खत्म हो सकता था। तो आपको कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये कहीं पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच अभी होने जा रहा है दुबई में, वो उस हिसाब से भी पिच को देख रहे थे कि पिच 30 ओवर्स के बाद या 40 ओवर्स के बाद कितना डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। क्या वो उसको भी जज करने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने बड़ा स्लो डाउन खेला 40 ओवर्स तो या 45 ओवर के बाद ये मैच तक ये मतलब उन्होंने क्लोज़ अप किया। इसमें आपको थोड़ा-सा बताएँ कि ऐसा आपको लग रहा था? देखिए, इफ्तिख़ार साहब जो अंडर लाइट कंडीशन है ना, वो हमेशा दुबई में जो है ना बैट्समैन को तंग करने वाली होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करनी होगी कि जो सेकंड इनिंग वाली जो टीम होगी, उनको थोड़ी-सी मुश्किलात जो है ना वो ज़रूर आएँगी। लेकिन अगर आप पहले 10, 15, 20 ओवर सर्वाइव कर जाते हैं, आपके पास विकेट्स इन हैंड्स हैं और आप जो है ना लंबी पार्टनरशिप लगा के गेम को 30वें, 35वें ओवर तक लेके जाते हैं, तो आखिरी 15 ओवर जो है ना आपके लिए फिर आसान हो जाते हैं। आप रन्स भी बना सकते हैं और उसमें अगली टीम को जो है ना अंडर प्रेशर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में जो है ना अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते और आपकी विकेट्स भी गिर जाती हैं, तो फिर आपका जो मिडल ओवर्स वाले जो आपका मिडल ऑर्डर है, वो आपके परेशान होगा क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपने सारे जो है ना बॉलिंग ऑप्शंस यूटिलाइज़ करें, तो आप 7 बॉलर्स के साथ भी वो जा सकते हैं। तो रोहित शर्मा इस हवाले से एक लकी जो है ना कैप्टन है कि उनको बॉलिंग ऑप्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है ना अवेलेबल हैं और आप देखें कि शामी हो गए, आपके पास रवींद्र जडेजा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, ये पिछले कुछ अरसे से इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब जो है ना टीम के साथ खेल रहे हैं और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते हैं। तो इसके बरअक्स जो पाकिस्तानी टीम है, उसमें आप देखें तो जो है ना शफलिंग आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। आपको ये नज़र आएगा कि जी इमामुल हक का भी कमबैक हुआ है।
ठीक है, तो वो पिछले कुछ अरसे से टीम के साथ थे ही नहीं। फिर सऊद शकील ओडीआई में जो है ना उनका आखिरी मैच 2022 में एशिया कप में हुआ था, उसके बाद वो डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक कर रहे थे। तो आपको ये लगेगा कि वहाँ पे शफलिंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान टीम के अंदर, और इंडिया का जो स्क्वाड है वो जो है एक रिदम के साथ आ रहा है, एक फ्लो के साथ आ रहा है, और उनको पता है कि हमने कहाँ पे जो है ना किस प्लेयर को जो है ना यूटिलाइज़ करना है और कहाँ पे किस प्लेयर का जो है ना वो रोल है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम बांग्लादेश की परफ़ॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो आपको इनके रन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इनके मिडल ऑर्डर्स थोड़े-से हमें अभी कल के मैच में हमने देखा कि इन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें कि कल को अगर ये पाकिस्तान के साथ भी खेलते तो हमें मिडल ऑर्डर्स का भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शुरू की जो अपने ओपनिंग जो इन्होंने की है वो तो मेरे ख़्याल से 50 रन्स तक इन्होंने मतलब 5 विकेट इन्होंने इनके डाउन हो चुके थे। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब बांग्लादेश का मैच होगा तो पाकिस्तान को शुरू में ही अटैक करना होगा या पाकिस्तान को शुरू में अपना वही जिस तरह हम देखते हुए आए हैं शुरू में कि पाकिस्तान शुरू में 2-4 बॉलर्स को ओवर दे के देन उसको फिर 40 ओवर्स के बाद चांस देते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि हम अगर बांग्लादेश में शुरू में ही अटैक करके उनकी विकेटें गिरा दें तो वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगी क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी ऐसी है अगर शुरू में उनकी विकेटें गिर जाएँ तो वो भी एक अच्छा एक टारगेट नहीं देते, शुरू से हमने देखा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो उनका मैच होगा तो पाकिस्तान को शुरू से ही अटैक करना चाहिए जिस तरह इंडिया ने किया या उसको अपना रिदम के साथ लेके चलेंगे उसके साथ? देखिए इफ्तिखार साहब, पहले तो हमारा जो मैच है वो इंडिया के खिलाफ है। तो उस मैच के ऊपर ही डिपेंड करेगा सारा कुछ। अगर आप वो मैच जीत जाते हैं, तो फिर तीसरे मैच के लिए जो है वो आपकी टीम के अंदर जो है ना एक एनर्जी भी होगी, एक रिदम भी होगा और एक हौसला भी होगा कि हमने ये मैच जीतना है और हमने ये मैच जीत के जो है अपनी जगह पक्की करनी है सेमीफाइनल के अंदर। तो बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइन है उसके खिलाफ तो मैं डेफ़िनेटली ये कहूँगा कि अगर रिज़वान अपने वही प्लान के साथ जाते हैं कि आपके पास 4 रेगुलर पेसर्स हैं यानी बॉलर्स हैं, और आपके पास जो है ना 5वाँ जो कोटा है वो पूरा करने के लिए आप सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को यूज़ करेंगे। तो फिर कोशिश यही करें कि शुरू के 20-25 ओवर्स में अपने पार्ट टाइमर्स को ना लाएँ और कोशिश करें कि अटैक करके उनकी विकेट्स जो है ना गिराएँ। जब आप उनकी विकेट्स गिराते हैं, तो जो उनका मिडल ऑर्डर है बांग्लादेश का वो टाइम लेता है। यानी वो पहले बॉल्स लेता है, सेट होता है और फिर आपके ऊपर अटैक करता है। तो आप बजाय उसके कि आप पार्ट टाइमर्स को ला के उनको टाइम दें कि वो सेटल हों, पार्टनरशिप लगाएँ और फिर अपने जो है ना हमारे बॉलर्स के ऊपर जो है अटैक करें, उससे बेहतर है कि आप उनके ऊपर अटैकिंग गेम करें, शुरू में उनकी विकेट्स गिराएँ जिस तरह इंडिया ने जो है ना प्लान किया। अब इंडिया का जो एडवांटेज है ना वो ये है इफ्तिखार भाई कि उनके पास जितने भी बॉलर हैं ना वो आप उनको पार्ट टाइमर्स नहीं कह सकते। बिल्कुल। यानी अक्षर पटेल है तो उन्होंने करियर का आगाज़ ही एज़ बॉलर किया था। हार्दिक पांड्या है तो वो 10-10 ओवर करा चुके हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं। जडेजा है वो उनके प्रॉपर रेगुलर जो है ना स्पिनर्स हैं, 10 ओवर करवाते हैं। कुलदीप यादव हो गए, शामी हो गए, हर्षित राणा तो यंगस्टर है, वो उनकी तो एनर्जी है, वो ऑस्ट्रेलिया का इतना अच्छा टूर करके आए हुए हैं। तो इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि उनको जो 7 जो है ना बॉलर्स का ऑप्शन है, वो रेगुलर उनके जो है ना बॉलर्स हैं। पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि आपको या तो 5वाँ बॉलर अगर आप खिलाएँ भी तो आपके पास स्पिन ऑप्शन नहीं है, और अगर आप 5वाँ जो है वो फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं तो फिर डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर विकेट जो है वो बॉल यूँ ही पुराना होगा तो वहाँ पे फिर सीमर्स को इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक। तो फिर आपके पास दोबारा वही ऑप्शन आएगा कि आप सलमान अली आगा या खुशदिल शाह के पास जाएँ। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ अटैकिंग गेम करे, अटैक करके उनकी विकेट्स गिराए, प्रेशर डाले, और वहाँ पे जब प्रेशर बनेगा तो वहाँ पे अपना जो 5वें बॉलर का जो कोटा है वो आप अपने दूसरे बॉलर से पूरा। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा अगर हम रन रेट की भी बात करें तभी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे कि एक एक मैच दोनों हार चुके हैं। लेकिन अगर हम पूल की बात करें तो पाकिस्तान अभी 4th नंबर पे। अगर हम ये देखें कि बांग्लादेश अगर आगे के 2 मैचेस जीत भी जाता है तो मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं पाकिस्तान को कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी रन रेट की वज़ह से क्योंकि पाकिस्तान अभी अपने पूल में 4थे नंबर पे नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया ने भी इस मैच को कोई वन साइडेड लेके नहीं चला। उन्होंने बड़ा आराम से ईज़ी होके खेला और उन्होंने अपनी विकेटें बचा के रखी और उन्होंने अपना जो पूल में अपना नाम सर-ए-फ़हरिस्त पे रख दिया। तो आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि ये रन रेट भी कहीं न कहीं पाकिस्तान को तंग करेगा लास्ट में अगर हम बांग्लादेश और इंडिया से जीत भी जाते हैं तब? हाँ जी, ये है, ये इशू रहेगा पाकिस्तानी टीम के साथ। कल भी हमने यही बात की कि हमेशा हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर जो है, हमें आखिर में बैठ के कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि हमारा रन रेट क्या है, फलानी टीम जो है ना जीतेगी या हारेगी तो तब जाके हम पूरा करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि सामीन को सुनने में ये शायद बुरी लगे बात, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी तक की परफ़ॉर्मेंस लगी है दोनों मैचेस की, मुझे ये लग रहा है कि हमारे वाले पूल के अंदर इसमें इंडिया और न्यूज़ीलैंड के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि न्यूज़ीलैंड और इंडिया का जो मैच है वो डिसाइडर हो जाएगा नंबर 1 पोज़ीशन का,
और उसके अलावा जो दूसरी पोज़ीशन हो जो दूसरी टीम होगी वो सेमीफ़ाइनल के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्वालीफ़ाई कर दी जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि पाकिस्तान बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है ना अपने अगले मैच में करे। हर डिपार्टमेंट जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक रोल प्ले करे और जो प्लानिंग की गलतियाँ पिछले मैचेज़ में नज़र आईं, जो कैप्टन रिज़वान है, वो अनॉयड नज़र आए फ़ील्डर्स को जो है ना वो कहते रहे कि जी आप स्लो हैं, आप जल्दी करें, आप ये ना करें और 5वाँ जो ऑप्शन था बॉलिंग का वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं था, वो भी छुपाना पड़ रहा था उनको। तो वो मतलब डिस्टर्ब नज़र आए ग्राउंड के अंदर भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी नज़र आ रही थी कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर इस तरह की जो सूरत-ए-हाल होगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पिछले मैच को बुला के अपने प्लेयर्स के साथ बात करें, उनको कॉन्फिडेंस दें और ख़ुसूसन अपने जो ओपनर्स हैं, जो बाबर आज़म है, अगर आप इमाम से उस मैच में ओपन करवाते हैं और साथ में उस्मान खान से ओपन करवाते हैं, तो आप उनसे बात करें कि जी हमें पावर प्ले को यूटिलाइज़ करना है, उसमें स्कोर करना है, तभी जाके हमारा स्कोर जो है ना एक अच्छा हो सकेगा। क्योंकि आपने पिछले मैच में भी देखा कि 25 ओवर जब हमने डॉट कर दिए, तो 150 गेंदें तो माइनस हो गई। यानी 150 बॉल्स के अंदर अगर आप 260 कर रहे हैं, तो मैच तो आप जीत सकते हैं, सिवाय इसके कि आपके जो ओपनर्स थे या जो आपका अपर मिडल ऑर्डर था, उसके पास इंटेंट ही नहीं थी खेलने की। अगर वो थोड़ी-सी इंटेंट के साथ खेलता और जो है ना रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज़्यादा ना ऊपर जाता, तो आप वो मैच जीत चुके थे। जी। तो मेरा ख़्याल है कि जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है और वो ही डिसाइड करेगा कि आगे पाकिस्तानी टीम से जो है जी, और बस इन शॉर्ट अभी लास्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि दुबई की पिच हमने देख ली और मैच भी हमने बड़ा अच्छा देख लिया इंडिया और बांग्लादेश का। अब आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जो जा रहा है इतवार वाले दिन, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत के बैटिंग करता है, तो पाकिस्तान कितने स्कोर तक बनाकर अपने आप को एक डिफेंड कर सकता है? मतलब क्योंकि हमें ये पता है कि इंडिया की टीम ऐसी है कि वो 400 रन भी बना सकती है और पाकिस्तान की बा अगर हम बॉलिंग की बात करें, तो पहले की जैसे हम बात करते हुए आए कल के प्रोग्राम में भी, कि वो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हमें नज़र नहीं आती। कि अगर कहें 10 ओवर में अगर हमने 100 रन भी रोकने हो तो वो हमसे नहीं रुक पाते। तो आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो उनको कितने रन बनाने चाहिए? और अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो उसको फिर कितने तक उनको डिफेंड करना होगा ताकि पाकिस्तान को ये एक रन रेट का हदफ जो है वो ईज़ी लगे और वन साइडेड हमें शुरू से मैच ना लगे? क्योंकि अक्सर हम जब वन साइडेड मैच देखते हैं तो वो उससे अवाम ज़्यादा मायूस होती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग भी करता है तो उस हद तक कितने स्कोर होने चाहिए? या इंडिया अगर पहले बैटिंग करते तो हमें हमारी कितनी कोशिश होनी चाहिए कि उनको इतने तक हम डिपेंड कर सकें? अच्छा इफ्तिख़ार भाई देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में ना एक ग्राउंड की जो विकेट है वो ख़ास किसी पर्टिकुलर दिन को कैसी बिहेव करेगी ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो पिछले स्कोर्स हैं, पिछला जो टूर्नामेंट गुज़रा है या जो यहाँ पे सीरीज़ हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो 270 280 स्कोर जो है, ये एक अच्छा स्कोर होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉलिंग भी उसी लिहाज़ से परफ़ॉर्म करे। अगर आपकी बॉलिंग परफ़ॉर्म नहीं करेगी जिस तरह के पहले मैच में नज़र आया या ट्राई सीरीज़ में नज़र आया कि डेथ ओवर्स में 60 बॉल्स पे आप 100, 120, 130 रन्स भी दे चुके हैं। बिल्कुल है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर आपकी बॉलिंग ऐसे ही बिहेव करेगी तो फिर तो आपको 350 भी कम रहेगा। लेकिन अगर आपकी बॉलिंग मेंटेन करती है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करती है और वैसे बिहेव करती है जैसा कि कैप्टन करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैनेजमेंट प्लान दे रही है, तो 270 280 का स्कोर जो है ये मोर देन इनफ होगा। और अगर पाकिस्तान जो है वो चेज़ की तरफ जाता है, तो पाकिस्तान भी कोशिश करे कि इंडिया को 250, 260, 270 के अराउंड जो है ना कंटेन करने की कोशिश करे क्योंकि पाकिस्तानी टीम की एक साइकोलॉजी रही है कि जब भी स्कोर 300 से ऊपर जाता है तो पाकिस्तानी टीम जो है ना वो पैनिक कर जाती है। हालाँकि पिछले 2-3 सालों में हमने 300 से ऊपर 2-3 चेज़ किए भी हैं। लेकिन वो आपको याद होगा कि वो सारे चेज़ जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे यानी कराची के अंदर थे, फ्लैट ट्रैक था, अपना क्राउड, अपना ग्राउंड एक एडवांटेज रहता है उसके अंदर। लेकिन दुबई के अंदर जो है ना चेज़ करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर 300 से अबव हो और फिर रोहित शर्मा जैसा जो है ना कनिंग कैप्टन हो और उसके पास 7 रेगुलर बॉलर्स के ऑप्शंस हों और उसको परेशानी ना हो, और उसकी टीम एक रेगुलर परफॉर्म कर रही हो, एक विनिंग स्ट्रीक हो, इंग्लैंड के साथ सीरीज़ जीत के आए हों, तो फिर जो है 300 चेज़ करना और ऐसी टीम के लिए चेज़ करना जहाँ पे अभी तक सेटल नहीं हो रहे प्लेयर्स। अभी प्लेयर्स आ रहे हैं, फ़खर ज़मान जिस तरह इंजर्ड हो गए, वो चले गए, उसकी जगह इमामुल हक को रिप्लेस कर दिया गया। फिर इमाम आएँगे तो फिर उनको भी टाइम लगेगा, फिर हमारी जो मिडल ऑर्डर है वो भी जो है परफॉर्म नहीं कर रही। तो बॉलर्स को पूरा हेल्प आउट करना पड़ेगा अपने बैट्समैन को ये मैच जीतने के लिए और इसी तरह बैट्समैन को भी अगर पहले बैटिंग आती है तो रन्स करने होंगे ताकि जो है वो हमारे बॉलर्स जो हैं उनको डिफेंड कर सकें। तो इन शॉर्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि टॉस डिसाइड नहीं करेगा कि मैच में हमने टॉस हार लिया था, इस वजह से हम मैच हार गए या हम टॉस जीत जाते तो मैच
मतलब ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम अगर टॉस जीतते भी हैं, हारते भी, तो हमने अपने स्कोर यहाँ तक लेके जाना है और उनको स्कोर को यहाँ तक डिफेंड देना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दुबई की पिच ऐसी नहीं है कि अगर हम अक्सर देखते हुए आए हैं कि अगर हम इस ग्राउंड की बात करें, जैसे कि अगर हम इंडिया के कहीं पर मैचेस खेल रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखते थे कि अगर हम पहले बैटिंग करते तो हम 300 बना लेंगे, अगर हम सेकंड बैटिंग करते तो हम 200 भी नहीं बना पाएँगे। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि 270, 280 एक नॉर्मल मतलब एक स्कोर होगा जो पाकिस्तान को डिफेंड करने में मदद देगा। जी, ऐसा ही है। टॉस में इतना ज़्यादा जो है ना अपना रोल प्ले नहीं करेगी। आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर डिपेंड करेगा। देखें, टॉस ऐसा मामला है जो किसी भी टीम के हाथ में नहीं है। वो इंडिया भी जीत सकता है, वो पाकिस्तान भी जीत सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम टॉस जीत गए तो इंडिया पहली जो है ना गेंद से ही जो है ना टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा या मैच से बाहर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉस अफ़ेक्ट करता है, आपको एडवांटेज ज़रूर देता है, लेकिन मैच का फ़ैसला नहीं करता। अगर आप टॉस जीत के आपने जो है ना विकेट को देखा है या उस दिन ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है और आपको लग रहा है कि यार गुड ट्रैक है, हम इस पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर बैटिंग करनी चाहिए। और अगर आप उस दिन के हिसाब से देखते हैं, विकेट के ऊपर अगर देखते हैं कि यार ग्रास है, क्रैक्स हैं और ओवरकास्ट कंडीशन है और बॉलिंग में हेल्प आउट हो सकता है, तो आप ज़रूर पहले बॉलिंग करें। और एक एडवांटेज रहता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान चेज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है बड़ी टीमों के खिलाफ। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर जब पहली दफ़ा हमने इंडिया को हराया था तो 156 रन का टारगेट जो है वो हमने चेज़ करके जो है ना बनाया था। लेकिन उसमें ये था कि उस विकेट का जो एवरेज स्कोर था वो 170 180 था और हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करके कंटेन किया था इंडिया को 156 रन। तो फिर हमारे बैट्समैन ने जो है ना हिम्मत की और अच्छा एक गेम करके इंडिया को आउट क्लास कर दिया। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी टीम को एडवांटेज देना चाहते हैं तो आप या तो अगर बैटिंग कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर सेट करके अपने बॉलर्स को हौसला दें और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनको एक कम रन्स के ऊपर कंटेन करके अपने बैट्समैन को हौसला दें कि यार हमने आपको एडवांटेज दिया है 20 से 30 रन का। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है ना इसको चेज़ करके तो हमें विक्ट्री दिलाएँ। ठीक हो गया सर, तो थैंक यू सर। और बस इन लास्ट में आपसे ये पूछूँगा कि अब आपकी पाकिस्तान की टीम आपके सामने, इंडिया के सामने, आप क्या परसेंटेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तानी टीम में कितने चांसेस है और इंडिया के क्या चांसेस है? अपना एक प्रेडिक्ट क्या करना चाहेंगे? कैसे मैं कहता हूँ 50-50 या 60-40 क्या देना चाहेंगे आप? देखिए तखार भाई हमें जो है ना रियलिटी को फेस करना चाहिए और जो है ना जो रियलिटी है उसी के ऊपर बात करनी चाहिए। ऑन पेपर जो है वो इंडिया हमसे ऊपर है। तो मैं वो जो दिल जीत पाकिस्तान है उसको भी बीच में लाऊँगा और एडवांटेज देते हुए ना 60-40 कर लूँगा कि 60% चांसेस इंडिया के साथ है, 40% चांसेस जो है ना पाकिस्तान के साथ है। लेकिन जो ऑन पेपर चीज़ें होती हैं वो ऑन पेपर तक ही रहती हैं। असल जो रिज़ल्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो आप खेल के मैदान के अंदर जो है ना परफ़ॉर्म करेंगे। तो अगर पाकिस्तान जो है उस दिन अच्छा परफ़ॉर्म करता है और अपने सारे डिपार्टमेंट्स को सही तरीके से कवर करता है, तो ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। कभी जो है ना हम छोटी से छोटी टीम के खिलाफ भी जो है 2007 में आयरलैंड के खिलाफ भी मैच हार जाते हैं और कभी-कभी जो है वो हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बड़ी टीमों को भी है अपसेट कर जाते हैं। तो ये उस दिन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी टीम कैसा परफ़ॉर्म करती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तानी टीम के ऊपर करम करे और हमारी टीम अच्छा परफ़ॉर्म करे और हम इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच जीतें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अपना जो नेक्स्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहा है, उसमें एक अच्छी कामयाबी के साथ ग्राउंड से जाए और बांग्लादेश के साथ जब मैच हो, तो उसमें भी पाकिस्तान को रन रेट के लिहाज से कि ये ना सिलेक्शन हो कि हम बांग्लादेश से इतने रन से हारे, तो ये होगा, अगर इतने रन से नहीं हारे, तो ये होगा। तो होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए और थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। आज मैच जो होने जा रहा है अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने जा रहा है, जिसका हम कल बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।